हाय स्टूडेंट, कैसे हो सब? कैसे चल रही है पढ़ाई सबकी? अभी तक जो भी हमने करिकुलम में लिया है वो पहला चैप्टर था लीनियर इक्वेशन वाला, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया है, तो उनकी प्रैक्टिस आप सब लोग अब घर पे कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के जितने भी सम हैं वो अच्छे से कर लेना है। वो करने के बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करोगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना जो है इम्पोर्टेंट, वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उनका एडिशन देखा था। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा है, जो पॉलिनोमियल दिया है या तो एक्सप्रेशन दिया है उसका मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही है। इट इज 4a - 7ab + 3b + 12 from 12a - 9ab + 5b - 3। यहाँ पे पूरी अमाउंट ऐसे लिखी है, सब्ट्रैक्ट। ऐसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया है कि आप सब्ट्रैक्शन करो इनको किस में से, फ्रॉम ये, मतलब ये पॉलिनोमियल में से इनको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये पॉलिनोमियल में से ये पॉलिनोमियल आपको या एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको आप पहले लिखेंगे क्योंकि इनमें से करना है आपको। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनको लिखेंगे 12a - 9ab + 5b - 3। जैसे हम एडिशन करते थे वैसे ही सबसे पहले ये लिखना है। सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो हिसाब से हम उनको लिखेंगे कि पहले किसको लिखना है। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो इनको नीचे लिखेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन की साइन। और एक बात ध्यान में रखें, जैसे हम एडिशन में करते थे वैसे ही यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स जो है उनको एक दूसरे के नीचे लिखनी है। जो इनके जैसी लाइक टर्म्स नहीं है उनको आप अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो 4a है, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी a दिख रहा है। फिर ab जो है ये यहाँ पे आता है -7ab + b, 3b यहाँ पे लिखेंगे, ये इनके जैसा ही है। और यहाँ पे लिखेंगे +12। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर ये माइनस करना है तो यहाँ पे सबकी साइन चेंज कर लो और फिर इनका हिसाब किताब कर लो। और अब यहाँ पे देखें तो साइन चेंज हम करते हैं, तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इनको अब माइनस समझो, यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इनको अब प्लस समझो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस समझो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस समझो। मतलब सबकी साइन चेंज कर दी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस जो है उनको हम प्लस समझेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए। फिर आपको ये जो दो टर्म्स आपने लाइक टर्म्स रखी है उनका हिसाब किताब आपको कर लेना है, उनका कैलकुलेशन कर लेना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये जो साइन है वो समझना है, मतलब कि ये 7ab जो है वो अब आप माइनस नहीं कहेंगे, वो आपका प्लस हो गया। और यहाँ पे 3b जो है वो भी अब प्लस की जगह माइनस समझा जाएगा। इस तरह से अब आप इनका हिसाब किताब कर सकते हो। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखें तो ये 12a - 4a, अब आपको ऐसे समझना है। तो मतलब 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे करेंगे 8a, क्योंकि 12 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे मिलता है 8। अब यहाँ पे देखें तो -9ab + 7ab। अब इनको ऐसे देखना है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, -9ab + 7ab। अब ऐसे इनको देख के आपको इनका कैलकुलेशन जो पार्ट है वो करना है।
तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करना होगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आता है 2ab। और दूसरा, इनमें साइन कौन सी रखेंगे, तो जो बिगर अमाउंट है यहाँ पे 9 जो है वो बिगर अमाउंट है, तो इनकी साइन हमें रखनी है। ये साइन लेके हम इनका हिसाब किताब करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो 5b माइनस 3b, क्योंकि अब ये माइनस समझा जाएगा, तो ये 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलता है 2b, और बिगर अमाउंट यहाँ पे है तो वो प्लस के साइन आप करोगे। फिर यहाँ पे देखें -3 -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 + 3 विल बी 15। और बिगर अमाउंट ये है, यहाँ पे तो दोनों माइनस माइनस की है तो वही साइन आती है, दोनों सेम साइन है तो वही रख देनी है जो है वो। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप अच्छे से ये मेथड जो है वो समझ लो। जब हम एडिशन करते थे तब साइन चेंज नहीं करनी है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम साइन चेंज कर देते हैं। अब दूसरी अमाउंट ले लेते हैं, एक बी वाला जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चलो वो भी कर लेते हैं। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, और फ्रॉम जो है उसमें दिया है आपको 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ऐसे दिया है आपको। नेक्स्ट, तो इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले इनको यहाँ पे लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है, ऐसे लिख लिया। देखो ये 2 और फ्रॉम में आप सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक अगर करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसको आपको पहले लिख लिया और इनको बाद में लिखा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए ये देखना बिल्कुल ज़रूरी है कि किस में से किन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इनमें से, तो ये पहले लिखेंगे और इनको अब लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस की साइन होगी, लाइक टर्म्स एक जैसे, यहाँ पे वैसे ज़्यादातर अरेंज करके ही दिया है, नहीं दिया है तो आप अरेंज कर लो। यहाँ पे है 3xy को यहीं पे लिखेंगे, yz वाली टर्म यहाँ पे है तो 5yz यहाँ पे लिखेंगे, zx जो है वो यहाँ पे है तो माइनस 7zx यहाँ पे लिखेंगे, और xyz वाली यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच के इनकी साइन हमें चेंज करनी है, सब्ट्रैक्शन है इसीलिए। तो ये प्लस है तो इनको माइनस समझते हैं, ये प्लस है तो माइनस समझते हैं, माइनस है तो प्लस समझते हैं। अब ये इनकी साइन ये देखी जाएगी, यहाँ से देखना है कि ये कौन सी साइन है। अब इनका कैलकुलेशन करें तो 5xy माइनस 3xy, तो 5 माइनस सब्ट्रैक्ट 3, 2xy। यहाँ पे देखें माइनस 2yz और माइनस 5yz, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7yz। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों में सेम है तो माइनस ही रख देना है। अलग अलग है तो जो बिगर है उसका रखेंगे। 2zx ये माइनस है और प्लस 7zx, तो 7zx में से 2zx को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 5zx, और बिगर अमाउंट प्लस था तो प्लस रख दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो जैसे आप नंबर वाले में करते थे, यहाँ पे 0 समझ लो, तो ये 10 माइनस xyz 10xyz माइनस 0 करते हो तो वही आ जाता है। या तो फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इनके जैसा कोई भी टर्म्स नहीं है तो वह आंसर में ऐसे ही आ जाता है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों में आप सेम करते हो। चलो ये हो गया आपका और एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए। इसमें और एक दिया है लास्ट में सी वाला, वो आप कर लेना, उसकी प्रैक्टिस आप करो। उसमें भी बस फंडामेंटल वही देखना है कि एक जैसे टर्म को एक दूसरे के नीचे लिख देना है, और फिर
उनको कैलकुलेट कर लेना है। जो स्टेप समझाए हैं, जो फॉर्मूलाज है, जो प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, वो सब अच्छे से याद करके अप्लाई करना है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज़ें हम अपने आप या ऐसे ही इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जो उसका रूल्स रेगुलेशन है वो हिसाब से ही हम उसको करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम लेते हैं। चलो अब हम ले रहे हैं जो टॉपिक वो है मल्टीप्लिकेशन। अब इनका मोनोमियल, बाइनोमियल और ये सबका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखेंगे। आपने अभी तक देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल पहले वाला ही लेते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पे दिया है 4 और 7। यहाँ पे दो टर्म्स दिए हैं और इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। सोचो आप यहाँ पे पोज करके कि इन दो अमाउंट का, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो। चलो देख लिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं 4 × 7p, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन कर दी। अब रूल्स ये है कि नंबर जो है उनका नंबर के साथ होता है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, लेकिन एक जैसे वेरिएबल है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लो आपको ऐसे दिया है p × p, तो ये हो सकता है इनका मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे। इनका मल्टीप्लिकेशन इनके एक्सपोनेंट के हिसाब से आप करोगे। जब कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पे 1 समझते हैं, यहाँ पे भी 1 समझते हैं। और मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो ये एक्सपोनेंट जो है उनका एडिशन होता है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p²। लेकिन अगर ऐसे दिया है यहाँ पे p × q, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। यहाँ तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो pq, ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन। कुछ लिखा नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो लाइक टर्म्स जो है उनका कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हो। जो लाइक टर्म्स नहीं है उनको आप ऐसे ही लिख दो। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया है कि 2 × x × y, इनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे। इसमें कोई भी टर्म एक जैसी नहीं है तो इनमें कैलकुलेशन वाली कोई बात नहीं आती, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कर सकते हो क्योंकि इनमें कोई एक जैसी बात नहीं है, इसलिए। अब यहाँ पे अपने एग्जांपल में क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया कि नंबर का नंबर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो इनका नंबर का नंबर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और ये p को ऐसे ही रख दें, 7 × 4 = 28 और p जो है इनका, तो ये इनका आंसर है। ऐसे आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि थोड़े और भी रूल्स जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। एक टर्म्स दी है -4p और दूसरी टर्म्स दी है आपको 7p। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, सबको पहले लिख दो, नंबर का नंबर के साथ होगा मतलब -4 × 7 होगा। फिर ये p यहाँ पे है और ये वाला p जो है वो यहाँ पे, ऐसे लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो 7 × 4 = कितना होता है 28। लेकिन अब इसमें यहाँ पे 4 माइनस था तो आपको इनका भी हिसाब किताब देखना है। तो आपको यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर में आपको माइनस की साइन रखनी है। अगर 2 बार माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो उनका आंसर प्लस में आता। फॉर एग्जांपल इट इज -4 - 7 अगर होता तो 7 × 4 = 28 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका हो गया नंबर का। अब वेरिएबल का देख ले, p के ऊपर एक एक्सपोनेंट है, यहाँ पे भी एक है, लिखा नहीं है मतलब एक ही होगा। तो यहाँ पे 1 + 1 2, इनका हो जाएगा p²। आपका आंसर है -28 p²। ये कर लिया आपने मल्टीप्लिकेशन। ऐसे आप दो टर्म्स जो आपको देते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो।
अब कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं जो लास्ट वाला है, बीच में एक मैं छोड़ रहा हूँ वो आप कर लेंगे। एक ऐसे दिया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने को, अमाउंट दिया है 4p और 0, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये दो टर्म्स को आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है। तो अब देख लेते हैं कैसे करेंगे। रूल्स वही अप्लाई होगा, 4 यहाँ पे लिख दिया, p भी लिख दिया और 0 भी लिख दिया, सभी टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। लेकिन ये जब हम देखते हैं तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि अगर इनका आंसर जो आता है इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ। और आपको पता है कि 0 के साथ कोई भी अमाउंट है उसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आता है, 0। 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अमाउंट दे दी है, आंसर सीधा 0 आ जाता है। ऐसे मान लो कैसे भी दिया हो आपको, ऐसे दिया 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे आ गया 0, मतलब ये सब का करने के बाद 0 से तो करना ही है मल्टीपल, तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इनका आंसर 0 लिख सकते हो। और भी एक बात मैं बता देता हूँ साथ साथ में कि मानो कि ऐसे लिखा है कि 4 मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इंटू 1, तो क्या होगा, अगर 1 के साथ सबका मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो है वही आता है, मतलब यहाँ पे 4xy ऐसे आएगा, क्योंकि 4xy बन जाए 4xy, ऐसा भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल विच फॉलोइंग with the following pairs of the monomial as their length and breadth respectively। अब ये रेक्टेंगल दिया है, उनका एरिया आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे जो दिया है मोनोमियल उनको आपको उनकी लेंथ और ब्रेथ समझना है। सबसे पहले ऐसे दिया है P और Q, यहाँ पे ब्रैकेट किया है, ठीक है, ब्रैकेट किया है, इसका मतलब कि ये दो अलग अलग टर्म्स है उसको करने के लिए। तो कह दिया है कि ये मोनोमियल है, मतलब ये और ये दोनों। दूसरा, इनको आप क्या समझोगे, लेंथ समझोगे, इनको आप ब्रेथ समझोगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये अगर मान लो कि ऐसे आपके पास रेक्टेंगल है तो ये इनकी लेंथ हो गई और ये हो गई इनकी ब्रेथ, इनका मल्टीप्लिकेशन वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, L इंटू बी, एल किसे माना है, P को, B किसको माना है, Q को, तो आंसर होगा PQ। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट एक और लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट जो दिया है वो दिया है 10m और 5n, 10m 5n। यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे दिया है, आपको अलग से टर्म नहीं दिया, इससे अगला वाला था उसमें ऐसे दिया था 4 7p, अलग अलग टर्म, इनको ब्रैकेट में रख के दे दिया है और कुछ नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये वही बात है कि यहाँ पे आपको दो टर्म्स दी है, एक और दूसरी, और एक टर्म्स को आप लेंथ समझते हो, दूसरी को आपको ब्रेथ समझना है, ऐसा कहा गया है। और इसका क्या करना है, तो इसका एरिया निकालना है आपको ये समझ के कि ये रेक्टेंगल जो है इनकी लेंथ है और ये जो है ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। तो अब लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं, जैसे फॉर्मूला है, लेंथ है यहाँ पे 10m और ब्रेथ आपको मिल रही है 5n। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम देखें तो नंबर का नंबर के साथ करेंगे, तो 10 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ पे जो m लिखा है वो लिख दिया, यहाँ पे n लिखा है वो लिख दिया। अब ये नंबर का देखते हैं, 10 5 कितना होता है 50, और यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो आप इनको सीधा लिख देंगे। ये हो गया इनका आंसर। कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे आपको अमाउंट दी है 4x
और यहाँ पे दिया है 2x²। इनका एरिया फाइंड करना है। इनको हम समझेंगे लेंथ, इनको समझेंगे ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। टर्म्स लिख देते हैं। लेंथ लेनी है 4x, ब्रेथ लेनी है 2x²। अब नंबर के साथ नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 × 2, ये कर लिया। अब ये x बचा था, इनको यहाँ पे लिख लिया, और ये x² जो है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं कैसे होगा इनका कैलकुलेशन। तो 4 × 2 8 हो जाता है। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स दिख रही है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इनका एक्सपोनेंट देखते हैं। यहाँ पे 1 माना जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और इनका एडिशन होता है तो 1 + 2 3 हो जाता है। इनको यहाँ पे x का क्यूब लिखेंगे। तो ये अब आपका हो गया आंसर 8 × x³। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपको पूछा है, या तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक जैसी लाइक टर्म्स थी, इसीलिए हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये लाइक टर्म्स नहीं गिनी जाएगी। अगर ऐसा लिखा है कि x + x², ये आप देखेंगे तो इनके लिए एडिशन इनका नहीं हो सकता, वो लाइक टर्म्स नहीं है। x² का x² के साथ ही होता है, x का x के साथ ही होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हाँ, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऐसे एक्सपोनेंट के हिसाब से हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें एक टेबल दिया है और इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा कहा है। तो वो टेबल में कैसे करना है वो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि वो टेबल जो है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2x लिखा है, इस तरह से जो भी लाइन बनाई है, ठीक है, अलग से ऐसे पूरा टेबल तो लिखते नहीं है हम, 1-2 एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पे भी 2x लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है -5y, और यहाँ पे 2x जो है उसके बाद लिखा है -5y। आगे और बहुत सारे टेबल है, बहुत सारी अमाउंट है, लेकिन आपको 1-2 एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ कि वो कैसे फिल करना है आपको। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। इसमें दिया है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें ये कहा है कि पहली टर्म जो है वो यहाँ से लेनी है, फर्स्ट जो है वो यहाँ से है, और सेकंड जो है वो यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से लेनी है। ये अगर मान लो ये बॉक्स में मुझे आंसर लिखना है तो पहली टर्म ये होगी 2x, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड टर्म कौन सी, ये 2x, क्योंकि ये भी यही बॉक्स दर्शाता है, मतलब इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आंसर लिखना है। 2 × 2 हो जाएगा, x × x, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। 2 × 2 = 4, x × x, x का स्क्वायर, 1 और 1 देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आता है 4x², तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x², ऐसे हो गया। अब मान लो यहाँ पे आपको फिल करना है तो कैसे करेंगे, तो वही देखना है कि फर्स्ट टर्म कौन सी लेनी है। अगर फर्स्ट टर्म देखें, यहाँ पे लिखने के लिए ये 2x है, उनको मल्टीप्लाई करना है इनसे, सेकेंड टर्म से, तो -5y, मतलब यहाँ पे इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन आता है। अब नंबर का नंबर के साथ 2 × -5 × x × y, सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब नंबर का नंबर के साथ 5 × 2 = 10, प्लस यहाँ पे प्लस समझा जाएगा, प्लस माइनस, मतलब कि एक ही माइनस है तो वो आंसर में आता है, 2 होते तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, दोनों अलग अलग है, तो x × y मतलब कि -10xy, तो यहाँ पे आप लिख दो -10xy। ऐसे मान लो कि आपको यहाँ पे करना है, ये टेबल पे, ये बॉक्स में आपको आंसर लिखना है कि वहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ के लिए फर्स्ट टर्म ये लेनी होती है -5y मल्टीप्लाई ये करना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का होगा 2x। अब लिख लो इनको, तो -5
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वाई इंटू एक्स। जैसे किसी को भी पहले इनको लो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया है तो हम ऐसे ही करेंगे। 5 टू ज़ा 10, माइनस की साइन आती है, यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा, दोनों एक जैसी टर्म नहीं है, तो -10xy यहाँ पे आंसर आता है। इस तरह से बहुत सारे जो भी नंबर दिए उन सब का मल्टीप्लिकेशन करके आप पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। आपको ये पूरा टेबल इसमें कंप्लीट करना है। मेथड के लिए अगर फिर से समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से थोड़ा देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल जाएगा कि उसमें क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्सेस विच फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये दिया है। चलो अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। रेक्टेंगल जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी फॉर्मूला। एक्चुअली तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब उनको हम क्यूबॉइड समझते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पे हम क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं। इसका वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबॉइडल बॉक्स होता है क्योंकि यहाँ पे 3D में बात हो रही है। इसको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये ऐसे बॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको लेंथ लेंगे, ये जो है ये लाइन, इनको हम ब्रेथ लेंगे और यहाँ पे ये लाइन को हम हाइट ले लेते हैं और इनको ब्रेथ ले लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हो तो आपको यहाँ पे थ्री डायमेंशन मिलता है। लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये हो गई इनकी हाइट। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये इनकी हाइट, 3 चीज़ें आती है। तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बोर्ड जो है उनका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि L, B और H। इस तरह से आप लिख सकते हो ये फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे सम कैसे करना है, तो आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है, वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 5a, फिर दिया है 3a स्क्वायर और यहाँ पे दिया है 7a रेज़ टू 4। ऐसे तो अब आप इनको लेंथ समझ सकते हो, इनको लेंथ समझ सकते हैं, इनको ब्रेथ और इनको हाइट। तो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, मतलब इनडायरेक्टली आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे वो रेक्टेंगल में हम कर रहे थे। यहाँ पे सभी टर्म्स लिख देते हैं। 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेज़ टू 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखें नंबर का नंबर के साथ करना है तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये वाला a यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a रेज़ टू 4, ऐसे लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। और अब इनका करते हैं तो तीनों a है, तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट का टोटल कर देंगे। यहाँ पे कितना एक्सपोनेंट हम समझेंगे, कुछ नहीं दिया है तो 1, और 1 + 2 3 + 4 7, मतलब a रेज़ टू 7। तो ये इनका आंसर है 105 a रेज़ टू 7। ये वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो आपको कहा है ढूंढने के लिए। ये वही है एक्चुअली एरिया वाला जो था उसके टाइप का ही, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। वैसे आगे वाले जो चैप्टर है मेंसुरेशन के उसमें आप सब ये पढ़ोगे उसमें भी। चलो इनका और एक ले लेते हैं क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे NCERT से। एक ये वाला ले लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे आपको दिया है एक्स वाई, दूसरी टर्म्स दी है 2x² y 2x² y, और एक टर्म आपको और दी है कि 2xy²।
इनका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। चलो इनको हम समझेंगे लेंथ, इनको समझते हैं ब्रेथ और इनको समझते हैं हाइट। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल या तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को लिख देते हैं एक्स वाई दिया है, ब्रेथ आपको दिया है 2x²y और हाइट दी है 2xy²। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कैसे होता है। नंबर का नंबर के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो सीधा हम 2 × 2 लिख देते हैं। फिर देखते हैं x का कितना है। x यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक x है। अब y का देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे भी सिर्फ y है और लास्ट में y² लिखा है। ऐसे लाइट टर्म्स जो एक जैसे है वो इनको साथ में लिख दिया ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। 2 × 4 हो जाता है। यहाँ पे x × x² × x, यहाँ पे कितने समझते हैं 1, 1 + 2 3 + 1 4, x⁴। यहाँ पे देखें y⁴1, y⁴1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये y⁴4 हो जाता है। इनका आंसर हो गया 4, x⁴4 एंड y⁴4। ये मिल गया आपको वॉल्यूम, जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए हैं उनका वॉल्यूम दे दिया है। इनडायरेक्टली अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे जो दिया है वो एक्चुअली तो ये टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया है। अभी तक हमने जो देखा वो था मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही टर्म्स है। जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने देखे हैं वो सब एक टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लिकेशन है। जो आ रहा है समझ में सबको? और लास्ट वाला जो है उसमें भी वही कहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे, लेकिन उनमें से एक वो जो माइनस वाला है वो मैं करवा देता हूँ। ऑब्टेन द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है m - mn और एक टर्म दी है mnp। इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक बार फिर से वो रूल्स के हिसाब से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेंट नंबर किसी में भी नहीं है तो वो आपको नहीं लिखना है, सीधा आपको वेरिएबल दिया है वो लिखना है। ये m को मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी m है लेकिन वो माइनस है, यहाँ पे जो m है उनको मैंने लिख लिया। अब m लिख लिया है सब, फिर जो बचता है यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है और फिर यहाँ पे p है। ऐसे लिख लिया सबको एक साथ में। फिर देखते हैं यहाँ पे m × m, तो यहाँ पे भी एक एक्सपोनेंट, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, तीनों पे एक एक एक्सपोनेंट है तो m⁻³ हो जाएगा, इनका टोटल होता है। और अब साइन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इनका मल्टीपल करें तो भी आंसर में माइनस आता है, फिर इनके आंसर यहाँ से मल्टीपल करें तो भी माइनस आता है। तो वो साइन जो है वो साथ में आती है। माइनस की एक ही बार है, अगर 2 बार होती तो कैंसिल हो जाती और 3 बार होती तो क्या होता, 3 बार होती तो एक माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाते, ये इनको आंसर में लिखना होता है। या तो ये माइनस कैंसिल करके एक बचता है, उनको लिखना होता है। अब यहाँ पे n को देखें तो n के ऊपर यहाँ पे एक एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट, तो इनको n⁻² लिख देते हैं। 1 + 1 2 हो गए। फिर p तो एक ही दिया है, उसके और कोई टर्म्स नहीं है, तो वो हो जाएगा सीधा p का p। तो ये अब आपका आंसर मिल गया -m³ n² और p। इस तरह से आपने इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब आगे जो आपको देखना है वो मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ हम देखेंगे, लेकिन तब तक आप ये जो मैंने सम छोड़े हैं उसमें से एक जैसे है मल्टीप्लिकेशन के, इसकी खूब आप प्रैक्टिस करो। बाय।